Hello, lovely people, good wishes, and a warm welcome to all. So today we are here with another lecture. इस लेक्चर से हम लोग मैट्रिसेस के जो भी रिमेनिंग पार्ट वो कंटिन्यू करेंगे. Determinants are over, and in this lecture we are going to study about adjoint of a matrix, some of the properties related to adjoint, how to find the inverse, and some of the properties related to. First topic is adjoint of a matrix. So the first point about adjoint is that adjoint is defined only for square matrix. Square matrices के केस में हम लोग adjoint find out करते हैं. Next thing, if we have a square matrix A, adjoint को हम लोग adjoint A इस तरह से represent करते हैं. Next thing, किसी भी matrix A के केस में adjoint किस तरह से हम लोग find out करेंगे वो देखते हैं. लेकिन उससे पहले adjoint of a matrix is important to find inverse. एंड इनवर्स इज इम्पॉर्टेंट सो दैट कि हम लोग लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने का और मेथड देख सकें. हमें बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है एट द एंड. तो उसके लिए एक और मेथड हम लोगों ने डिवाइस किया विच इज नोन एज द मैट्रिक्स मेथड, इन विच वी विल यूज इनवर्स ऑफ. एंड मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन एंड वी नीड टू नो हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ सम स्क्वायर मैट्रिक्स. तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस से वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स, एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ए विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए के केस में मुझे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है. उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करूंगी. एंड कोफैक्टर्स को मैं इन्हीं एलिमेंट्स के प्लेस पे लिख दूंगी. फॉर एग्जाम्पल दिस एलिमेंट A1, एलिमेंट A1 का अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड आउट करना हो तो कोफैक्टर्स और माइनर्स हमने डिटर्मिनेंट्स के केस में देखे थे. नाउ इफ दिस इज द मैट्रिक्स A, then determinant of A will be written like this: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 and determinant. तो यहाँ पर एलिमेंट A1 का अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड आउट करना तो मैं क्या करूँगी कि the row and the column consisting this element I will delete it. तो यहाँ से ये जो भी elements बचेंगे उसका एक determinant मैंने बनाया and because this was A11 element तो row index plus column index gives me 2 which is even. तो यहाँ पर cofactor will be equal to the minor and this will be B2C3 minus B2B3. तो ये cofactor आ गया. सिमिलरली मैं क्या करूंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए के सभी एलिमेंट्स से मुझे कोफैक्टर फाइंड आउट करनी है. कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट आई विल फाइंड आउट द कोफैक्टर एंड जितने भी कोफैक्टर्स आएंगे उनको उन एलिमेंट्स की ही प्लेस पर रख के न्यू मैट्रिक्स की फॉर्म. तो देन वी विल बी हैविंग अ मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट. तो सबसे पहले बेसिकली ए डिटर्मिनेंट के केस में हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए थे. चलिए ए मैट्रिक्स से सबसे पहले मैंने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया. उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे सभी एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए. उन कोफैक्टर्स से मैंने एक मैट्रिक्स फाइंड आउट की विच इज द मैट्रिक्स बी. नाउ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैं ले लूँ दिस विल बी गिवन एज द एडजॉइंट ऑफ ए. Adjoint of A is basically the transpose of a matrix which is obtained by replacing the elements of A by their cofactors. A के elements को अगर मैं उसके cofactors से replace कर दूंगी and then जो भी resulting matrix होगी उसका transpose ले लूंगी then I will get the adjoint of A. So this is how we calculate the adjoint of a matrix. This is the basic method to find out the adjoint. Now, if we are having a 2 cross 2 matrix, and for a 2 cross 2 matrix, adjoint को find out करने का एक short trick है. Instead of applying this method, this all of this method कि अगर एक 2 cross 2 matrix है, से हमारे पास एक matrix है A, B, C, D. This matrix का अगर मुझे adjoint find out करना है, this is a 2 cross 2 matrix. तो इस 2 cross 2 मैट्रिक्स के केस में मुझे एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिक मेथड है वो यही है कि इन सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करूंगी. कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, देन आई विल फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए. बट वी हैव अ शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ 2 cross 2 मैट्रिक्स. और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें
ए मैट्रिक्स में ही कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिलेगा। अब वो चेंजेस क्या होंगे? सबसे पहले जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उन्हें हमें इंटरचेंज करना। तो बिकॉज एक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स भी होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी होते हैं, तो एक चेंज हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स में करेंगे और दूसरा चेंज हम ऑफ डायगोनल। और दिस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए, द डायगोनल एलिमेंट्स आर ए एंड बी, हमें क्या करना है? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज। तो यहाँ पर ए की जगह पर डी रख देंगे, बी की जगह पर ए रख देंगे। तो दिस विल बी फॉर्मिंग द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे बी है तो यहाँ पर हम माइनस बी लगाएंगे। इफ वी आर हैविंग सी हियर तो यहाँ पर माइनस सी लिखेंगे इन प्लेस ऑफ सी। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करना है। Now we have the properties of adjoint matrix. अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करें। Now this adjoint of A matrix satisfied some properties. वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देख लेते हैं। If we are having a square matrix A और उसका ऑर्डर लेट अस से n है, तो उस केस में अगर A को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? इन जनरल अगर A is a matrix, तो adjoint of A, this is also a matrix, and we know that matrix multiplication is non-commutative. तो A को अगर मैं adjoint of A से multiply करती हूँ तो क्या ये product जो होगा commutative होगा या non-commutative होगा? In this case, with this property, we are getting here that A and adjoint of A, इनका जो product है वो commutative law को follow करता है। यानी कि ए को हम लोग प्री मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए से या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करें, दोनों से हमें रिजल्ट सेम मिलता है। एंड दैट रिजल्ट इज ए डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज आई एन, उसको हम ए डिटर्मिनेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दें देन वी विल गेट द प्रोडक्ट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से लेंगे? जैसे हमने ट्रांसपोज ऑपरेशन जब स्टडी किया था तो उसमें ए बी 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज था दैट वाज रिटन एज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली हर्मिटियन कंजुगेशन ऑपरेशन के केस में जब हमें 2 मैट्रिसेस का डैगर फाइंड आउट करना था तो हमने क्या किया? दिस वाज इक्वल टू बी डैगर इनटू ए डैगर। नाउ यहाँ पर अगर मुझे एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूंगी? तो बिल्कुल सिमिलर रिवर्सल लॉ यहाँ पर चलेगा जैसे रिवर्सल लॉ हमने यूज किया था ट्रांसपोजिशन एंड हर्मिटियन कंजुगेशन ऑपरेशन में। सिमिलर मैनर में adjoint of a product matrix AB will be equal to adjoint of A into adjoint of B. बट यहाँ पर B एक ऐसी मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर n होगा because then only the product AB will be defined. तो यहाँ पर ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी based upon the adjoint of product matrix. Now the third property is what if we take the determinant of adjoint A? Adjoint of a मैट्रिक्स ए वो भी एक मैट्रिक्स होती है तो उसका अगर हम एडजॉइंट ले लें how it is related to the determinant of A. So the determinant of adjoint of A and the determinant of matrix A are related by this relation that adjoint of A determinant is equal to determinant of A raised to power n minus 1, where n is the order of square matrix A and A is a non-singular matrix. यहाँ पर A अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी यानी कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा देन ओनली एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू A डिटर्मिनेंट रेज्ड टू पावर n minus 1. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ A एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट लिया जाता है। तो जिस तरह से हमने ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन के केस में किया था कि एक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसका फिर से ट्रांसपोज ले लें तो क्या हो? फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले ले then what we will get? We have got their matrix A itself. A dagger का फिर से dagger ले ले then what we will get? Matrix same A. But अगर मैं adjoint of A का फिर से adjoint ले लूँ then we will not get the matrix A back. We will get A determinant raised to power n minus 2 into A. So this is a formula कि अगर मुझे adjoint of A का adjoint लेना है तो मैं क्या करूँगी? A determinant फाइंड आउट करने के बाद इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगी then I will get the adjoint of adjoint matrix. Now the next property is कि
ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट क्या होगा? ए का एडजॉइंट हमें पता है, अगर मुझे ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा? Adjoint of A transpose is same as transpose of adjoint of A. This means कि एक मैट्रिक्स A है, उस पर ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन पहले परफॉर्म करने के बाद उसका एडजॉइंट ले लो, या फिर सबसे पहले A का एडजॉइंट लो, उसके बाद ट्रांसपोज कर दो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी नंबर 5. Now the next property is if A is a symmetric matrix, then adjoint of A will always be a symmetric matrix. Symmetric matrix क्या होती है? Symmetric matrix is a special matrix in which the matrix is same as its transpose. अगर A एक symmetric matrix होगी, then it will satisfy a property which is A transpose is equal to A. तो adjoint of A में ये एक property है कि अगर A एक symmetric matrix है, तो उसका adjoint अगर हम ले लें, then adjoint of A it will also come out to be a symmetric matrix. So this was all about the properties of adjoint matrix. Now we will be moving towards the next topic, which is the inverse of a square matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर लेट अस से वी आर हैविंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स A which is of order n. जिस तरह से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन था, ऐसे ही इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट. कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. इनवर्स इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स. Let us say we are having a matrix A which is a square matrix of order n. तो इनवर्स को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम? हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स B मिले जिसका वही सेम ऑर्डर हो जो A का ऑर्डर है, एंड सच दैट AB and BA are equal and both are equal to identity matrix, then we say that the matrix B is the inverse of matrix A. तो यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन यही है कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है फॉर सम ऑर्डर n, तो A मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक न्यू मैट्रिक्स B मिले का ऑर्डर वही सेम हो जो कि A का ऑर्डर है, सच दैट द प्रोडक्ट AB इज डिफाइंड एंड द प्रोडक्ट BA इज आल्सो डिफाइंड. ऑब्वियसली क्योंकि A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो AB एंड BA बोथ विल बी डिफाइंड. And if they satisfy the commutative property and they are equal to identity matrix, then if this property is satisfied by the matrix B, and if we have found the matrix B such that this property is satisfied corresponding to the matrix A, then we say that B is the inverse of matrix A. इस केस में हम ये कहेंगे कि A एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है क्योंकि हमें एक न्यू स्क्वायर मैट्रिक्स B मिली है जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, एंड इन दैट केस दिस न्यू मैट्रिक्स विल बी नोन एज द इन्वर्स ऑफ A. अब ये प्रॉपर्टी कैसे आई? फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर्स का केस देखें तो 3 into 1/3 is same as 1/3 into 3 and it is equal to 1. तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 3 का इनवर्स जो होगा वो 1/3 है, एंड 1/3 का जो इनवर्स है दिस इज 3. राइट? बिकॉज 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलता है. सिमिलरली टू मैट्रिसेस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड उनका प्रोडक्ट सेम आता है, both the products are defined and they are same and these products are equal to identity matrix, then we say that both the matrices are inverse of each other. यहाँ पर अगर हमें मैट्रिक्स A के corresponding मैट्रिक्स B मिली है, then we say that B is inverse of A and also A is inverse of B. जैसे यहाँ पर if 3 is the inverse of 1/3 and 1/3 is also the inverse of B. तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आई कि B is equal to the inverse of matrix A. Now if we have a matrix A, then उसके इनवर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A इनवर्स A. तो B is the inverse of A and inverse of A is represented as A inverse. तो B is equal to A inverse. B की वैल्यू A inverse अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, then this equation will become as A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to In. So inverse of a square matrix will satisfy this property. The next thing with the inverse is that
If B is the inverse of A, then A is the inverse of B. अगर A और B दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, then both of them are inverse of each other. Next thing, inverse is always defined for a square matrix. And what is an invertible matrix? Any matrix whose inverse exists. कोई भी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी. नेक्स्ट थिंग यहाँ पर ये है कि सबसे पहली बात तो इन्वर्स यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइंड. नेक्स्ट थिंग इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन पोजेस इन्वर्स. इट इज नॉट ट्रू. दैट मीन्स कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे. स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम लोग इन्वर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, बट हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, दिस इज नॉट नेसेसरी. तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन भी देखेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के पास कौन सी ऐसी कंडीशन, कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे. तो इफ एनी मैट्रिक्स इज हैविंग इट्स इन्वर्स देन इट विल सेटिस्फाई सम कंडीशन. अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इन्वर्स की बात करें तो नंबर्स के केस में देखें तो 1 का इन्वर्स क्या होता है? दिस इज 1. सिमिलर मैनर में आइडेंटिटी का इन्वर्स विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नेक्स्ट थिंग, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट पोजेस एन इन्वर्स. यानी कि इन्वर्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइंड है. अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स A which is 2 cross 3 matrix and let us say B is a matrix which is 3 cross 4. से A और B जो है वो दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस हैं. तो हमें फाइंड आउट करना है क्या A का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. A का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स B such that this property is satisfied. तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स AB एंड BA हमें देखने पड़ेंगे कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स डिफाइंड हैं या फिर नहीं. तो यहाँ पर AB प्रोडक्ट को डिफाइन होने के लिए A का कॉलम एंड B की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए. तो AB प्रोडक्ट इज डिफाइंड फॉर दिस एग्जाम्पल, बट for the product BA to be defined, the columns of B should match with the rows of A. But rows of A are 2 and number of columns in B are 4. तो product BA डिफाइंड नहीं है. जब product BA ही डिफाइंड नहीं है, सिर्फ product A भी डिफाइंड है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी then the inverse of A cannot exist. So that is why rectangular matrices cannot possess inverse, क्योंकि वहाँ पर दोनों प्रोडक्ट्स डिफाइंड होने चाहिए जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के केस में नहीं होंगे. Now we move towards the properties of invertible matrices. Invertible matrices की properties में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर बोला कि जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. यानी कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विल पोजेस एन इन्वर्स. लेकिन जिस भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा then that inverse will be unique. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर से रिलेट करें तो 1/3 हमेशा 3 का इन्वर्स होगा. 3 का इन्वर्स कोई और नंबर नहीं हो सकता. सिमिलरली मैट्रिसेस के केस में अगर A का इन्वर्स है मैट्रिक्स B, then A का इन्वर्स ऑलवेज मैट्रिक्स B ही आएगा. मींस वी कैन नॉट से दैट एट द सेम टाइम A कैन हैव 2 इन्वर्सेस B एंड. तो इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट possesses an inverse then this inverse will be unique. नेक्स्ट थिंग, जिस तरह से हमने ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन के केस में किया था, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम फाइंड आउट करें then what we will get A डैगर का डैगर अगर हम लोग ले लें then we will get A मैट्रिक्स as it is. Similarly इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फिर से इनवर्स ले लेंगे then we will get the same matrix back. If A is an invertible matrix then A inverse का फिर से inverse ले लेंगे तो we will get the matrix A back. Now the third property is if we are having a non-singular matrix A. If the matrix A is non-singular that means its determinant is non-zero. तो उस केस में अगर AB is equal to AC की कंडीशन हमारे पास आती है then from that condition we can imply B is equal to C. Similarly, अगर B is equal to CA है then this will imply B is equal to C. यहाँ पर A, B and C all of them are square matrices and they should have the same order.
क्योंकि अगर इन तीनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट्स ए बी, ए सी, बी ए एंड सी डिफाइन नहीं होंगे। तो दिस इज द कंडीशन कि ए बी एंड सी ऑल शुड बी square matrices. They should have same order plus it should be non-singular. Now the fourth property is a square matrix is invertible if and only if it is non-singular. This is the condition for existence of inverse of a matrix. मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। एनी मैट्रिक्स विच इज सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स इज गिवन बाय एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ देन ओनली ए इनवर्स विल बी अ फाइनाइट नंबर, a finite matrix, otherwise a inverse cannot exist। तो यहाँ से बिकॉज ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है, इस वजह से यहाँ पर ये कंडीशन है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, इट विल बी एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ओनली एंड ओनली इफ this matrix is a non-singular matrix. So from this we can say that singular matrices cannot have inverses। कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ लेट्स से हमारे पास एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ए, ठीक है। तो उस इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पर मुझे दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट इज आई वांट टू टेक द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स and also I want to take the transpose of this matrix। तो ये दोनों operations one by one मुझे इस matrix A पर लगाने हैं। It is a square matrix। तो will the order be mattered? That means कि A पे अगर मैं सबसे पहले ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन लगाऊं उसके बाद इनवर्स लगाऊं, या फिर सबसे पहले A के ऊपर इनवर्स ऑपरेशन लगाऊं उसके बाद जो भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज लूं, यानी कि ये दोनों ऑपरेशंस सक्सेशन में जब मैं लगा रही हूँ तो क्या इनका ऑर्डर मैटर करेगा? द आंसर इज नो। तो ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज सेम एज द इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इज, जिस तरह से हमने एडजॉइंट ऑफ ए के केस में देखा था कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट ऑफ ए विल आल्सो बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम प्रॉपर्टी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ही सेटिस्फाई करता है कि अगर हमारे पास एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो विच इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स विल आल्सो बी सिमेट्रिक। दिस मींस अगर ए हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इज अ नॉन सिंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, also it is a symmetric matrix, then inverse of A will also be a symmetric matrix। The next property is एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होगा? जैसे कि हमने ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का इनवर्स देखा कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज सेम एज ए इनवर्स ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ले लूं तो दिस विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स ए है, उस पे हमें टू ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसका इनवर्स भी लेना है एंड उसका एडजॉइंट भी लेना है। तो दोनों जो ऑपरेशंस होंगे सक्सेशन में जब हम परफॉर्म करेंगे तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। पहले ए का एडजॉइंट ले लो देन रिजल्टिंग मैट्रिक्स का इनवर्स लो, या फिर ए का इनवर्स लेने के बाद एडजॉइंट ले लो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, बट द मैट्रिक्स ए शुड बी एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट थिंग, जिस तरह से हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एडजॉइंट देखा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो हर्मिशन कंजुगेट है वो देखा, उसी तरह से अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, वी आर हैविंग टू मैट्रिसेस ए एंड बी विच आर इन्वर्टेबल, अगर उनका प्रोडक्ट डिफाइंड है तो इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो इनवर्स है इट विल फॉलो द रिवर्सल लॉ एंड इट विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। एज you can see here कि AB का जो inverse है that is equal to B inverse A inverse। This is following the reversal law as transpose और Hermitian conjugate operation में जिस तरह से जो reversal law follow हुआ था, similarly यहाँ पर inverse के केस में भी reversal law follow होगा। AB inverse is equal to B inverse A inverse and this was the product of two matrices which were invertible।
बट इफ वी आर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 मैट्रिसेस, यानी कि अगर हमारे पास A1, A2, A3 अप टू AN ये सभी मैट्रिसेस इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हों और इनका प्रोडक्ट अगर डिफाइंड है, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज इन मैट्रिसेस, इन इस प्रोडक्ट का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? दिस इन्वर्स विल आल्सो फॉलो द रिवर्सल लॉ। जिस तरह से यहाँ पर हमने रिवर्सल लॉ अप्लाई किया, इसी तरह से एनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस का अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसमें भी रिवर्सल लॉ अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 अप टू AN, इन सभी मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का इन्वर्स विल बी इक्वल टू AN इन्वर्स, AN माइनस 1 इन्वर्स अप टू A1 इन्वर्स। यहाँ पर रिवर्सल लॉ फॉलो होगा। अब यहाँ से एक मैट्रिक्स की किसी पावर का इन्वर्स मुझे चाहिए हो तो मैं क्या करूंगी? फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ मैट्रिक्स ए एंड उस मैट्रिक्स की पावर है n, ए रेज टू पावर n मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा? उसके लिए इन जनरल हमने ये रिवर्सल लॉ देखा कि इन जनरल जो प्रोडक्ट मैट्रिसेस हैं वो भी रिवर्सल लॉ फॉलो करती हैं इन केस ऑफ इन्वर्स। तो अगर A1, A2, A3 अप टू AN ये सभी A के इक्वल हो जाएं, ये सभी इक्वल हो जाएं तो मैट्रिक्स A, देन व्हाट विल हैपन? अगर ये सभी A के इक्वल हो गई तो दिस मीन्स कि A को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, एंड बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इक्वल, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या होगा? A इनवर्स विल बी मल्टीप्लाइड n टाइम। इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ से a रेज टू पावर n का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स रेज टू पावर n। दैट मीन्स कि एक मैट्रिक्स की पावर का जो इनवर्स होगा उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि सबसे पहले मैट्रिक्स का इनवर्स ले लूँ, देन उस इनवर्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ। दोनों केसेस में मेरे पास रिजल्ट सेम आएगा। The next property is to find out the determinant of A inverse. For example, जब हमने A ट्रांसपोज की बात की थी, A ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है इट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A। सिमिलरली हमने एडजॉइंट ऑफ A के डिटर्मिनेंट के बारे में भी बात की थी। यहाँ पर हम लोग A इनवर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स? डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A होल इनवर्स, यानी कि यहाँ पर भी A का इनवर्स लेने के बाद उसका डिटर्मिनेंट ले लो, या फिर A का डिटर्मिनेंट उसके बाद डिटर्मिनेंट का इनवर्स, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। Now this was the property of inverse. All of these were some of the properties related to inverse of a matrix. Now what we are going to do is we will be finding out the inverse of a particular matrix. अगर मुझे एक particular matrix दी गई हो तो उसका inverse किस तरह से find out करते हैं वो देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के केस में हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि A को अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर दूं देन आई विल गेट A का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर विच इज द ऑर्डर ऑफ A। यहाँ पर A अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, देन इन दिस केस we can apply this property A into adjoint of A is equal to determinant of A into I। यहाँ पर बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो दिस इक्वेशन विल बिकम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई। नाउ इस चीज को हम लोग ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इनवर्स के केस में हमने ये फाइंड आउट किया कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो A into A inverse जो होता है वो भी I होता है, और from this property we have find out that A into this term is equal to I। अगर इन दोनों equations को हम लोग equate कर दें, sorry compare करें, then what we will get is A inverse is equal to this term। तो यहाँ से हमारे पास A inverse का एक expression आ गया कि A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A। Now this is the formula with which we are finding out the inverse of any non-singular matrix A। तो ये एक basic formula है inverse को find out करने का। In the upcoming lectures, we will be dealing up with more methods to find out the inverse of a matrix. But in this case, we will be using this formula only। इस formula का use करके हम लोग सबसे पहले adjoint of A find out करेंगे and A का determinant find out करेंगे, उसके बाद हम लोग इस formula को apply करके A inverse find out करेंगे। Now let us see the working steps to find out the inverse of any square matrix A। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A हो, उसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है,
उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, बिकॉज ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हम इनवर्स डिफाइन करते हैं। सेकेंडली, if it is a square matrix, then whether its inverse exists or not, first of all we have to check that. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो हुआ देन डायरेक्टली वी विल से दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो दैट मीन्स द मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड सिंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसी वजह से हम सबसे पहले वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। उसके लिए हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है देन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए विल नॉट एग्जिस्ट, बट इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन ए इनवर्स वुड एग्जिस्ट। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन वी विल फाइंड आउट ए इनवर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए वी हैव टू फाइंड आउट। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद उनकी एक मैट्रिक्स बनेगी, और जो भी रिजल्टिंग कोफैक्टर की मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास adjoint of A आएगा। In this way we have found out the adjoint of A, and adjoint of A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, and we will get the required inverse of the matrix. So these are some of the working steps which we will be using to solve the problems. Now let us see some of the problems related to it जहाँ पर हमें adjoint of A find out करना होगा, inverse find out करना होगा basic tricks से। So based upon the concepts which we have discussed today, we are having this first question as हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, it is a square matrix 3 cross 3 matrix, and इस 3 cross 3 मैट्रिक्स का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ वर्किंग स्टेप्स देखे थे, वही वर्किंग स्टेप्स हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। The first working step was to find out the value of a determinant. A is this matrix, then we will have the determinant of order 3 as 3, 2, 0, minus 3, minus 3, minus 1, 4, 4 and 1. तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि मैट्रिक्स A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। उसके लिए हम लोग A का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाले हैं। A का डिटर्मिनेंट, दिस इज अ 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन से या फिर प्रॉपर्टीज की हेल्प से या फिर सास रूल की हेल्प से एक्सपैंड कर सकते हैं। So let us expand this determinant directly by using this third row. तो थर्ड रो का यूज करके अगर हम इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं तो what it will come out to be, this will be 0 into minus 12 plus 12, and this will be plus 1 into 12 minus 8, and this would be 1 into minus 9 plus 6, and after solving this expression we will be getting answer as 1. तो यहाँ पर in this case the determinant of A has come out to be 1, and 1 is a non-zero number. This means the determinant of A is non-zero, means matrix A is non-singular, and non-singular matrices have inverses. तो यहाँ से हमने ये confirm किया कि जो मैट्रिक्स A given है उसका inverse exist करता है। Now we move forward to find out this inverse. We know that inverse of a matrix is given as adjoint of the matrix divided by its determinant. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग A इनवर्स फाइंड आउट करने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे adjoint of A चाहिए। adjoint of A फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके कोफैक्टर्स मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स P फाइंड आउट करूंगी जो कि कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ A। तो उसके लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं 3। इस 3 का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, -3 and +4. This will be 1. But because it is a A11 element, this one we have found out it is the minor. But this is the A11 element.
A11 एलिमेंट के केस में दिस इज द रो एंड कॉलम इंडेक्स सम, इट कम्स आउट टू बी इवन, तो माइनर इज इक्वल टू कोफैक्टर, तो यहाँ पर 1 will be the cofactor of this element 3. Similarly -3 का जो माइनर होगा उसके लिए हम we will delete this column and this first row and we will be left with 4 elements 2, 4, 0 and 1. इसका जो determinant होगा this will be the minor and this would come out to be 2. And -3 is the A1, 2 element. So the row and column index will be 1 and 2. Their sum would be an odd number. So the cofactor will be negative of minor and it will be -2. कोफैक्टर्स और माइनर्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं ये सब हमने डिटर्मिनेंट्स के केस में देखा था. इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन टुडेस लेक्चर कि हम किस तरह से कोफैक्टर्स किस तरह से माइनर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, then go and check out this determinant lecture on cofactors and minors to get more clarity. तो यहाँ पर A12 एलिमेंट के केस में हमने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया. इन द सिमिलर मैनर अगर हम सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं देन वी विल गेट अ कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो आई एम राइटिंग आउट डायरेक्टली कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट वी विल बी गेटिंग अ कोफैक्टर मैट्रिक्स एज 1 -2 -2 -1 3 and 3 and this will come out to be 0 -4 -3. This is the cofactor matrix which we have got. तो हमें क्या करना है, इस cofactor matrix का ट्रांसपोज लेना है. The transpose of cofactor matrix will give me the adjoint of this matrix A. तो adjoint of A हमारे पास क्या आ गया, T transpose, and this will come out to be 1 -2 -2. This will be -1 3 and 3. This will be 0 4 -4 and minus. तो adjoint of A हमने find out कर लिया. A determinant we know it is 1 because A determinant is 1. So in this case A inverse will be equal to adjoint of A and adjoint of A is this. So this is our A inverse. तो इस ट्रिक से हमने क्या किया, A इनवर्स को फाइंड आउट किया. सबसे पहले हमने ये देखा कि A का डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, सो दैट वी कैन नो वेदर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A exists or not. उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए. हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट की एंड फ्रॉम दैट वी फाउंड आउट दैट इन दिस पर्टिकुलर केस A इनवर्स इज गेटिंग आउट टू बी द एडजॉइंट ऑफ A. इस तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम. हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक मैट्रिक्स A गिवन है एंड इट सेटिस्फाइज दिस रिलेशन. So we have to prove that A inverse exists and we have to prove that A inverse is equal to I plus A. यहाँ पर हमें ये चीज प्रूव करनी है कि A inverse exist करता है and inverse of any matrix exists only if that matrix is a non-singular matrix. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये चीज प्रूव करनी होगी कि determinant of A is non-zero. तो अगर determinant of A non-zero हम प्रूव कर देते हैं, this will imply that A inverse exists. And this we have to do using the given equation. Now the matrix A satisfies this equation A square plus A minus I. So using this equation I have to find out the value of A determinant. A determinant की value find out करने से पहले हम क्या करते हैं, इस equation को थोड़ा सा solve कर लेते हैं, simplify कर लेते हैं. उसके लिए A square plus A इस टर्म में से मैं A कॉमन आउट निकाल लेती हूँ. So this will be A plus I and this I term I am taking out on the right hand side. तो यहाँ पर ये एक equation simplified form में हमारे पास आ गई. Now we have to find out the determinant of A. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो equation number 1 है let's say उसका determinant ले लेते हैं. Taking the determinant of equation number 1 both sides. So what we will get here is we will get A into A plus I whole determinant is equal to determinant of identity matrix. Identity matrix का determinant we know it comes out to be 1 always. Identity matrix यहाँ पर किसी भी order की हो उसका determinant हमेशा 1 आएगा. और यहाँ पर एक property हम लोग use करेंगे determinants के केस में. For two product matrices A and B. Product matrix का determinant किसके equal था, A determinant into B determinant.
same property we will apply here. We are having a product of A and A plus I. So determinant of A into A plus I will become A determinant multiplied with A plus I determinant is equal to 1. तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं कि A का डिटर्मिनेंट एंड A प्लस I डिटर्मिनेंट बोथ आर डिटर्मिनेंट्स, बोथ विल बी नंबर्स. तो यहाँ पर ये एक नंबर है, ये एक नंबर है. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज अ नॉन जीरो नंबर. तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट नॉन जीरो तभी होगा जब वो दोनों नंबर्स नॉन जीरो होंगे. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन we can imply that A determinant is non-zero, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट नॉन जीरो तभी होता है अगर दोनों नंबर्स नॉन जीरो हो. इस इक्वेशन से हमने ये इम्प्लाई किया कि A determinant is not equal to zero. यहाँ से determinant of A is non-zero. This means मैट्रिक्स A, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर. Next, we have to find out the A inverse from this equation itself. A inverse को find out करने के लिए this A square plus A is equal to I. इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं. And we know that any matrix multiplied by I gives the same matrix. तो यहाँ पर we can write I as A square plus A. अगर मुझे A inverse find out करना है तो A inverse can also be written as A inverse into I, because any matrix multiplied by I gives me the same matrix. A inverse is equal to A inverse into I. और इस इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन नंबर 2 से I की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं. तो दिस विल बी A inverse into A square plus A. दिस विल बी A inverse into A square को हम क्या लिख सकते हैं, A into A plus A. तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. दिस विल बी A inverse into A plus A inverse A. And by the property of inverse matrix we know that A inverse into A हमेशा I होता है. So this A inverse into A and this A inverse into A, this will come out to be I. This will be IA plus I. Any matrix multiplied with the identity matrix gives me the same matrix. तो A inverse हमारे पास यहाँ पर आ गया A plus I. तो the next part of the question is also proved. तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन की हेल्प से A inverse एग्जिस्ट करता है ये भी प्रूव कर दिया. एंड what will be the value of A inverse in terms of equation itself, this we have also found. Let's move to another question. We are having question here that in this case we are having two non-singular square matrices of same order. These are A and B and we have to prove the reversal of our inverses. So we are having two matrices here, a matrix A and a matrix B. Both are non-singular matrices. This means determinant of A is non-zero and determinant of B is also non-zero. Now because both of them are non-singular matrices, hence their inverse will exist. So that means कि A inverse and B inverse exist. So to prove this result, we are having here AB inverse. First of all, we will see whether AB inverse exists or not. And inverse of AB will exist only if the determinant of AB is wrong. Now, what is the determinant of AB? This will be determinant of A into determinant of B. And from here, I have seen that determinant of A is non-zero and determinant of B is also non-zero. And the product of two non-zero numbers will give me a non-zero number. Hence, AB inverse exists because AB determinant is non-zero. Matrix AB is non-singular matrix, hence AB inverse exists. Now, after this, we have to prove that AB inverse is equal to B inverse A inverse. Now, to prove this reversal law, what we will do here is we have two quantities here, AB whole inverse and B inverse A. Let us say AB is equal to B and B inverse A inverse is equal to Q. So we have to prove that P inverse is equal to Q. This we need to prove. We can prove this if we prove that P into Q is equal to Q into P is equal to this by the definition of inverse. If we prove that PQ is equal to QP is equal to I, then we can directly say that
P is equal to Q inverse and Q is equal to P inverse. So we will be using this definition here. So first of all, we will find out PQ. P is AB and Q is B inverse A inverse. Just solving this out. So it will be B into B inverse have taken together. So B into B inverse will come out to be I. Why? Because B inverse exists. B is inverse and A inverse exists. So we can write down by the definition of inverse of a matrix that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. And similar for the matrix B, B into B inverse is equal to B inverse into B is equal to I. So B into B inverse is equal to I from this equation. And now A into I, anything multiplied by identity matrix will give me the matrix itself. So it will be A into A inverse, and A into A inverse we know it is I. So here we get that PQ is equal to I. First equation we have proved. This was what we have to prove. Now we will solve for QP. What is QP? Q is B inverse A inverse and P is AB. We have to multiply both of these. B inverse, let me take it outside. A inverse and A will be together. And inverse into A is equal to I according to the definition of inverse of a matrix. So this would be B inverse into IB. IB will be equal to B and hence QP will also be equal to I. So from here, this equation 1 and this equation 2, from these two equations, we can write down that PQ is equal to QP is equal to I. And by the definition of inverse, we can say that P inverse is equal to Q. This means AB inverse is equal to B inverse A inverse. This is how we prove this result. So just first of all, we have find out the existence of AB inverse and after that we have used the definition of inverse for individual matrices and to prove for the matrices which we required. Now we move towards another question. In this question we are given product of some matrices and we have to recover the matrix A from here. So for this let us name these matrices first. Let us say this is the matrix P, this is the matrix Q and this is the matrix T. From here we have assumed that matrix P is 2, 1, 3, 2. Matrix Q is minus 3, 2, 5, minus 3 and the matrix T is minus 2, 4, 3 and minus. So let us say this is equation number 1. So after this assumption, the equation number 1 becomes PAQ is equal to, or let us say this is equation number 2. In recovering A out of this equation, we will be needing the concept of inverse. So before that, first of all, we will make sure whether the inverse of these matrices P, Q and T exist or not. For that, first of all, we will be finding out the determinant of all these matrices. What will be the determinant of P? This would be 4 minus 3 is equal to 1, which is non-zero. Similarly, the determinant of Q will be equal to 9 minus 10, which is minus 1, and this will also be non-zero. And determinant of P is what? This will be 2 minus 12. This is also non-zero. So because determinant of P, Q and T matrices are non-zero, which means all of these are non-singular matrices. P, Q and T are non-singular matrices, hence their inverse exists. So here I can write that P inverse, Q inverse and T inverse exist because all of them are non-singular matrices. Now after this, we'll be using this equation number 2 to recover A. We know that when a matrix is multiplied by its inverse, either from the left side or from the right side, it will give me identity matrix. And secondly, any matrix multiplied by the identity matrix will give me the matrix itself. So using these two properties here, what we will do is we will pre-multiply all of this equation by 3.
P inverse, and we will post multiply whole of this equation by Q inverse. So if we apply this operation, what we will get is P inverse is multiplied and Q inverse is post multiplied. So we will be getting P inverse P Q inverse here on the right hand side. Now solving this equation, what we will get? P inverse P I have taken together, then Q into Q inverse I have taken together, and this will be P inverse P Q inverse. P into P inverse is equal to I because P inverse is there. Similarly, same kind of equation I can write for Q, that Q into Q inverse is equal to Q inverse Q is equal to I because Q inverse exists. By definition of inverse, we can write that. So P inverse P is I here, A as it is, Q inverse Q is equal to I, and this will be P inverse T into Q inverse as it is. I into A will be AI is equal to P inverse P Q inverse, and from here A into I will give me A matrix will be equal to P inverse P Q in. This is our equation to which we can get the matrix A. Simply we have used the definition of inverse and the property of identity matrix, and first of all we have determined that P and Q and T, all these three matrices are similar, so they are invertible. So this equation number 3 gives me the value of the matrix. So we know that A is equal to P inverse T Q inverse. So we need to find out P inverse Q inverse, and P matrix we have already there. First of all, P matrix is a 2 cross 2 matrix, and to find out the inverse of a 2 cross 2 matrix, we have a short trick. What we will do here is to find out P inverse, we will interchange the diagonal elements. Diagonal elements are 2, 2. We will interchange them, then we will get 2 and 2 here, and then the off diagonal elements are changed with sign. यानी कि यहाँ पर हम off diagonal elements का sign change करेंगे. So this 1 will become -1 and 3 will become -3. This is the inverse of P. Similarly, we will find out Q inverse. Q is also a 2 cross 2 matrix. So we can interchange the diagonal elements here. Diagonal elements are same. So after interchange, they will be same as that of Q. And the off diagonal elements, we will change sign for them. So this 2 will become -2 in Q inverse and 5 will become -5. In this way, we have calculated P inverse and Q inverse. Now we will put these values of matrices in equation number 3. Putting P inverse, Q inverse and T in equation 3, what we will get A as, it will be 2 minus T2, and this will be T, which is -2, 4, 3 and Q inverse would be -3, -2 and -3. We just need to multiply these three matrices to get the matrix A. Now, first of all, we will multiply the first two matrices by simple matrix multiplication. What we will get here is, we will get the elements as -7, 9, and this would be 12 and -14. This will be multiplied by the third matrix, which is the matrix Q inverse. So A would, after matrix multiplication, we will be getting A as, this is our answer. This is the matrix A we have got out of this. Now the next question is, we have to find the condition on the constant A such that the matrix A has an inverse. This is a given matrix, 2 cross 2 matrix. This matrix A is having an inverse. This means matrix A is invertible, and we know that a matrix is invertible only if it is non-singular. So this means determinant of A should be equal to non-zero. This is the condition, because if determinant of A is non-zero, then only A has inverse, then only A will be invertible. So we will use this condition here. Determinant of A is non-zero. So we will find out the determinant of this 2-order matrix. This will be 1, 3, 3k determinant. This is not equal to 0. Solving this, we will get k minus 9 is not equal to 0.
and k not equal to 9. So this is the condition on k. That means k can take any value, but it can never be equal to 9. If we put k is equal to 9 here, then this matrix would become a singular matrix and it will not possess any inverse. So this is the main condition which this matrix should satisfy so that it can become a invertible matrix. So this was all about today's lecture. In this lecture, we studied about adjoint of a matrix, how to calculate inverse of a 2 cross 2 matrix. Then we studied some important properties of adjoint matrix. After that, we studied about the inverse of a matrix, the condition on a matrix for inverse to exist. Then we move towards some of the properties of invertible matrices, and then we solved some of the problems related to whatever concepts we have discussed today. Meanwhile, if you are having any query or any doubt related to whatever we have discussed till now, let me know in the comment section. In the upcoming lectures, we will be dealing up with the system of linear equations, that how to solve the system of linear equations, whether homogeneous or non-homogeneous, using the inverse of a matrix. And also we will be studying some more methods to find out the inverse of a matrix. Till then, keep learning, keep practicing, and stay tuned.